ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगा कि वॉर उत्थे शुरू हो गई है, सब तो पहला दिमाग दे विच किहड़ी गल आई सी? सबसे पहले माइंड में आया कि घर कैसे पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे और क्या अरेंजमेंट्स होंगे घर जाने की, कि पॉसिबल भी हो पाएगा या नहीं पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए घर वापस जाना। 24 की सुबह सुबह जैसे ही मिसाइल्स वगैरह गिरी, बॉम्ब्स वगैरह फटे, तभी देखा कि यार सब कुछ रियल में ही हो रहा है, कि कोई मूवी नहीं चल रही है। किस तरह का खर्चा आपको वहाँ पे मैनेज करना पड़ा और किस तरह से आपने जो व्हीकल अरेंजमेंट्स थे वो किए, क्योंकि वॉर का माहौल चल रहा था तो शायद कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा। क्या महसूस कर रहे थे? हर्ष से भी बात होती होगी, क्या कह रहे थे बार बार? न्यूज़ सुन के तो मतलब डर लगता ही था, पर जब इनसे बात करते थे बच्चों से फ़ोन पे तो ये कहते हैं मम्मी यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ मतलब घबराने वाली बात नहीं। आपको नहीं लगता कि सरकारों की कहीं ना कहीं कमी, अगर भारत में कोई ऐसा उपाय हो जाता तो शायद बच्चा आपसे इतनी दूर ना जाता, और जिस सिचुएशन से आप निकले शायद ना आपको फेस करनी पड़ती? जब सिचुएशन ऐसे लगा कि कंट्रोल में नहीं है, मम्मी पापा को देख के टेंशन हो रही थी, बस ऐसे हो रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी घर पे वापस आ जाए। और जब हर्ष फाइनली घर पे पहुंच गया तो किस तरह से स्वागत किया गया? बहुत बहुत खुशी का मोमेंट था हमारे लिए। तो मम्मी ने आरती की उसकी, सब घर से मतलब गांव से भी सब आए हुए थे, सबको खुशी हुई बहुत इससे मिलके, हर्ष से मिलके। रशिया ਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਰ ਉੱਥੇ शुरू हो गई है, सब तो पहला दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ आई सी? सबसे पहले माइंड में आया कि घर कैसे पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे और क्या अरेंजमेंट्स होंगे घर जाने की, कि पॉसिबल भी हो पाएगा या नहीं पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए घर वापस जाना। सब तो पहला तो गल यही आ जाती है कि वार की गल ना कितने की नहीं जाती है ना, वॉर के बारे में कोई भी नहीं सोचता। तो आपको जैसे पता लगा कि अब वॉर की बातें शुरू हो गई हैं, क्या आप सबसे पहले तो यकीन कर पाए थे कि सच में ऐसा भी हो जाएगा? नहीं, हमने सोचा था कि सब पेपर्स पे सब ख़त्म हो जाएगा। हमारी यूनिवर्सिटी वाले भी यही कह रहे थे कि पैनिक मत करो, और एम्बेसी भी यही कह रहे थे स्टार्टिंग में कि पैनिक मत करो, सब नॉर्मल हो जाएगा। किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि वॉर तक यहाँ तक सिचुएशन पहुँच जाएगी। फिर आपको कैसे लगा कि अब सिचुएशन ख़राब हो गई है और अब यहाँ से हमें निकल लेना चाहिए? 24 की सुबह सुबह जैसे ही मिसाइल्स वगैरह गिरी, बॉम्ब्स वगैरह फटे, तभी देखा कि यार सब कुछ रियल में ही हो रहा है, कि कोई मूवी नहीं चल रही है। ये तब लगा कि हाँ अब निकलने का टाइम आ चुका। कौन से इलाके में आप वहाँ पे रह रहे थे और वहाँ पे भी किसी तरह का कोई खतरा आपको लगा था कि यहाँ पे हो सकता है? मैं ओडेसा सिटी में रह रहा था। वहाँ पर स्टार्टिंग में सब जगह सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन 25 को हमारे वहाँ नॉर्मल था और खार्किव और कीव में सिचुएशंस बिगड़ रहे थे। तो हमें लगा कि अगर यहाँ भी सिचुएशंस बिगड़ गए और हमारे लिए निकलना नहीं पॉसिबल हुआ, तो इससे अच्छा है कि जितनी जल्दी यहाँ से निकलें उतना अच्छा है। फिर वहाँ से निकलने के लिए कौन सा रास्ता आपने अख्तियार किया? किस तरह से आपको पता लगा? भारत की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी दी जा रही थी, आपको वहाँ से पता लगा? यूक्रेन की जो गवर्नमेंट थी वहाँ से आपको उन्होंने निकालने में कोई मदद की? हमारे जो 70 किलोमीटर्स दूर है कंट्री है मोल्डोवा कंट्री, तो वहाँ का बॉर्डर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी गवर्नमेंट को, लेकिन हमने उनसे पूछा तो वो कहते कि आप रोमानिया बॉर्डर तक पहुँच जाएं और वहाँ से इंडियन ऑफिशियल्स आपको रिसीव कर लेंगे। तो हमने मोल्डोवा कंट्री क्रॉस करी, अपने रिस्क पे करी थी, क्योंकि एम्बेसी वाले भी कह रहे थे कि देख लो अगर आपके लिए अवेलेबल है तो क्रॉस करने दे रहे हैं तो कर लो आप। और फिर उसके बाद हम रोमानिया पहुँच गए, तो वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने हमें कॉन्टैक्ट कर लिया था और उन्होंने हमारी हेल्प करी थी फिर वहाँ से। तो किस तरह का खर्चा आपको वहाँ पे मैनेज करना पड़ा और किस तरह से आपने जो व्हीकल अरेंजमेंट्स थे वो किए, क्योंकि वॉर का माहौल चल रहा था तो शायद कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा? हाँ जी, हमने रात को हमने बस करी थी अरेंज बॉर्डर तक की, रोमानिया बॉर्डर तक की। तो सुबह उसने भी मना कर दिया कि नहीं मैं जा नहीं पाऊँगा, आप लोग खुद का देख लीजिए। तो फिर हमने टैक्सी करी, हमने रोमानिया बॉर्डर का कैंसिल करा प्लान और हमने फिर मोल्दोवा बॉर्डर के निकलने का ट्राई करा। आगे फिर जो गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से आपने बताया कि रोमानिया से जो इंडिया का सफ़र था वो इंडिया गवर्नमेंट ने उठाया, किस तरह से कोई खर्चा पानी आपसे लिया गया है? किस तरह से आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपनी की और यहाँ तक पहुँचे? रोमानिया जो भी एम्बेसी वाले ऑफिशियल्स थे उन्होंने लिस्ट वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे कि जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं उनके नाम नोट कर लो, पासपोर्ट नंबर नोट कर लो, और फिर उन्होंने हमारी फ़्लाइट्स अरेंज कराई मुंबई तक की।
और फूड वगैरह हमें प्रोवाइड करवाया और हमें रुकने का दिखाया, हमें कि कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना इतना। जी, एडवाइजरी तो काफ़ी टाइम पहले से जारी कर दी गई थी, वॉर के जो हालात थे पहले से ही बन रहे थे, पर आप लोगों ने नहीं सोचा कि उस टाइम पे आ जाते हैं वहाँ, तब मतलब फ़्लाइट्स वगैरह अवेलेबल थी? फ़्लाइट्स अवेलेबल थी, हमने टिकट भी 10 मार्च की कराई थी। हमें लगा था कि इतना कुछ नहीं हो पाएगा, और जो हमारी यूनिवर्सिटी भी थी वो भी कह रहे थे कि आप अभी सेफ़ हो यहाँ पर, कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी और आप अभी यहीं रुकें, और हम ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसलिए फिर थोड़ा वैसे थे, काम थे। परिवार वाले भी नाल नहीं, पर ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਕਾਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? पहले तो सुन के बहुत डर लगा, पर जब बच्चों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ठीक है मम्मी। फिर मन मतलब शांत हो गया। और फिर जब 5-6 दिन से तो बिल्कुल ही वहाँ पे मिसाइलें चल रही थी, गोलियाँ चल रही थी, तो क्या महसूस कर रहे थे? हर्ष से भी बात होती होगी, क्या कह रहे थे बार बार? न्यूज़ सुन के तो मतलब डर लगता ही था, पर जब इनसे बात करते थे बच्चों से फ़ोन पे तो ये कहते हैं मम्मी यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ मतलब घबराने वाली बात नहीं। हाँ जी। तो फाइनल आपकी तरफ से भी कोई कॉल हुई कि नहीं अब तो छोड़ के सब कुछ वापस आ जा? हाँ जी, इसके पापा ने की थी कि बेटा जैसा भी हो, जैसे भी निकला जाता है वहाँ से निकल लो आप, और मतलब अपने उस पे बिहाव पे जैसे भी, मतलब जैसे इन्होंने, इसके पापा ने कई बार एम्बेसी में बात की, वहाँ से कोई भी हमें वो नहीं मिला, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर ये मतलब इसको कहा कि तुम अपने आप अरेंज करके वहाँ से निकल लो। बच्चे के फ्यूचर के लिए ना माँ बाप बहुत सारे फैसले लेते हैं। आपने भी लिया कि बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो इसको हम बाहर भेज दें, यूक्रेन जैसे बहुत दूर है देश है ना जहाँ पे आपने बच्चा भेजा, पर वहाँ जाके ऐसे हालात हो गए। आपको नहीं लगता कि सरकारों की कहीं ना कहीं कमी? अगर भारत में ही कोई ऐसा उपाय हो जाता तो शायद बच्चा आपसे इतनी दूर ना जाता, और जिस सिचुएशन से आप निकले शायद ना आपको फेस करनी पड़ती। हाँ जी, वो तो सरकार को देखना चाहिए मैम, कि मतलब बच्चों के लिए कुछ करें। तो सिस्टर भी हैं जो हर्ष के हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। साक्षी, अकेले आप घर पे संभाल रहे थे, पेरेंट्स को भी संभाल रहे थे, हर्ष से भी बात होती होगी, आपके ऊपर क्या बीत रही थी, क्या चल रहा था मन में? बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। हम हर्ष से बात करते थे, न्यूज़ देखते थे तो न्यूज़ देख के ऐसे लगता था कि वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जब इस हर्ष से बात करते थे तो ये बोलता था कि नहीं, यहाँ पे मतलब हमारी सिटी में ऐसा सच कुछ नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो थोड़ा ऐसे होता था कि हाँ वो ठीक है, मतलब कंटिन्यू इसके टच में थे, कंटिन्यू एम्बेसी के टच में थे जैसे जैसे। तो एक दिन मतलब सुबह पापा ने ऐसे बोला कि तुम मतलब अपना देख लो, अरेंजमेंट करो, वहाँ से जल्दी जल्दी निकलो। जब सिचुएशन ऐसे लगा कि कंट्रोल में नहीं है, मम्मी पापा को देख के टेंशन हो रही थी, बस ऐसे हो रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी घर पे वापस आ जाए। और जब हर्ष फाइनली घर पे पहुंच गया तो किस तरह से स्वागत किया गया? बहुत बहुत खुशी का मोमेंट था हमारे लिए। तो मम्मी ने आरती की उसकी, सब घर से मतलब गांव से भी सब आए हुए थे, सबको खुशी हुई बहुत इससे मिलके, हर्ष से मिलके। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ गया। दोबारा हर्ष नाल गलबात है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ हैं। हर्ष, आपकी मदर से भी मैंने बात की है ना कि बच्चों को घर से जाना पड़ता है, स्टडी के लिए जाना पड़ता है, करियर के लिए जाना पड़ता है, पर सरकार जो है वो भी सवाल उठा रही है। वो कहते हैं कि जो बच्चों का एक बीजेपी मंत्री का ही बयान सामने आया कि जिनका PMT क्लियर नहीं होता वो बाहर का रुख करते हैं। आपको क्या लगता है MBBS के लिए क्यों आपको बाहर जाना पड़ा? मैम, जो कंपटीशन है यहाँ पे वो बहुत हाई है, लेकिन सीट्स जो है इतनी अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों के लिए या तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर उनको बाहर जाने का ऑप्शन होता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस कहीं बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो फिर उसके लिए फिर सेकंड ऑप्शन ही अवेलेबल होता है, तो हम ऐसे ही बाहर फिर जाना पड़ता है, तो कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर तो देखना ही पड़ता है, अपना सिक्योर करना पड़ता है। मैं एक बार फिर से हालात जानना चाहूँगी आपसे यूक्रेन के। वहाँ पे हमारे पास भी काफ़ी सारी वीडियो आई, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह बंकर में जो बच्चे हैं वो छुप के बैठे हैं। ऐसे हालात आपके भी बने कि आप लोगों को बंकर में जाना पड़ा? हाँ, हमें एडवाइजरी थी कि जैसे ही अगर आपको सायरन्स बजेंगे तो मतलब एयर अटैक या तो एयर अटैक की पॉसिबिलिटी है, तो फिर आपको बंकर्स में जाना है, या फिर बेसमेंट, आपकी बिल्डिंग में बेसमेंट हो। तो ऐसे ही हम 25 की सुबह भी और 26 की सुबह भी ऐसे ही बंकर्स में जाना पड़ा था। आपको कुछ किलोमीटर्स जो हैं, कुछ रास्ता जो है वो पैदल भी वहाँ पे तय करना पड़ा? बॉर्डर्स पे तो जाम तो था ही, तो फिर 6-7 किलोमीटर हमें पैदल सफ़र करना पड़ा था, और सामान वगैरह भी सब साथ में था, तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी पैदल से। आप जहाँ से निकले वो एरिया थोड़ा सा आप बता रहे हैं कि ठीक था, पर खार्किव और कीव में जो थे, आपने ऑफ द कैमरा भी बताया कि आपके जो और दोस्त फंसे हुए थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह की बातचीत आपके दोस्तों के साथ हुई?
मैम वहाँ तो कॉन्टीन्यूस बॉम्बिंग हो रही है और सायरन्स वगैरह सब बज रहे हैं, तो बच्चों को अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगा लो कि 24 आवर्स ही उनको स्टे करना पड़ रहा है बंकर्स में। और वहाँ पर फूड्स वगैरह की भी डिफ़िकल्टी है और वेदर की भी डिफ़िकल्टी है, ठंड वगैरह है वहाँ पर, और कई जगह शेल्टर्स भी कम हैं, तो फिर ये सब डिफ़िकल्टीज़ है उनको। यूक्रेन सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई कॉपरेशन जो है वो किया गया, या फिर मतलब जैसे वो बाहर से भी बोल रहे हैं कि अगर कोई आके उनका साथ देना चाहे, आर्मी में भर्ती होना चाहे, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपकी तरफ भी उनको दिए गए थे? हमें सबको कहा गया था कि अगर बॉर्डर्स पे जिसको भी एनरोलमेंट कराना हो वो करा लें, कि आपको अगर हमारी तरफ से फ़ाइट करनी है। तो सबके लिए सारी कंट्रीज़ हैं जितने भी वर्ल्ड में, तो सबको वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी हेल्प करनी हो तो कोई वॉलंटियर हो तो हमारी हेल्प कर पाए तो। कुछ वीडियोस ना इनकी बॉर्डर की भी हमारे सामने आई है, वहाँ पे देखा जा रहा था कि काफ़ी जो बदसलूकी है वो भारतीय छात्रों के साथ भी हुई है, खास करके अगर फीमेल छात्रों की बात की जाए तो उनके साथ काफ़ी तरह का जो वीडियोस हैं देखने को मिली, उनमें कितना सच है? मैम वो बिल्कुल रियल हैं और अभी की वीडियोज़ हैं वो। और बॉर्डर्स पे ये सब हो रहा है कि कोई नहीं देख रहा, आर्मी वाले नहीं देख रहे कि कोई लड़का है, लड़की है, इंडियन है या फिर यूक्रेनियन है, वो सबके साथ सेम बिहेव कर रहे हैं। अगर जैसे बाहर बहुत सारी भीड़ है वहाँ पर, तो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल में करने के लिए फायरिंग भी कर रहे हैं और मार भी रहे हैं उनको। अगर मैं पूछना चाहूँ कि भारत सरकार के स्टेप को आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने एकदम अब एडवाइजरी जारी कर दी, प्लेन वगैरह भी भेजे लेके आने के लिए जो वहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं, इनफ मानते हैं उनके इस कार्य को? जो भी कर रहे हैं वो सब सही है, लेकिन अगर उसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, तो जितने बच्चे इवैक्यूएट हो पाएंगे उतना ही अच्छा है। तो ये आपके होते कितने बच्चे थे जो वहाँ से निकल पाए थे, कितने बच्चे थे जो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं? हमारी 7th फ्लाइट थी, तो लगभग 1400 बच्चे वहाँ से इवैक्यूएट हो चुके थे जब तक हम इवैक्यूएट हुए। और जैसे इन्होंने यहाँ से मंत्री भी वहाँ पे भेजे या फिर बारी बारी जो एडवाइजरी थी वो दी जा रही थी, तो आपको लगता था कि ये सिचुएशन जो है ओके है, कंट्रोल में आ जाएगी, या भारतीय जो भी बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उन लोगों के साथ मतलब किसी ऐसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होगी? जितनी जल्दी वहाँ से बच्चे आ पाएंगे उतना ही अच्छा होगा सबके लिए। तो फिर गवर्नमेंट है कि ट्राई करे उसके लिए और जितने ज़्यादा अरेंजमेंट्स कर पाए, बॉर्डर्स पे और सारे कैंप बना पाए, तो उसका अरेंजमेंट हो। अभी आपका जो लास्ट सेम हो या शायद वो बाकी है, दोबारा कैसे देखते हैं? डिग्री को किस तरह से कंप्लीट करेंगे? क्या दोबारा यूक्रेन जाना चाहेंगे? हाँ, अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे वॉर सिचुएशन नॉर्मल होती हैं, तो हमें वापस जाना ही पड़ेगा, तो फिर हमें डिग्री तो चाहिए ही अपनी, तो हम वापस जाएंगे और क्लासेस अटेंड करेंगे अपनी। आपका बेटा दोबारा यूक्रेन जाने की बात कर रहा है कि डिग्री लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इतना बड़ा फैसला दोबारा ले पाएंगे? देखेंगे मैडम सिचुएशन के हिसाब से कि जैसे मतलब हालात ठीक हों फिर देखते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੌਲ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ।